तो जो आर्टिकल्स आज हम पढ़ेंगे, कैपेक्स स्केल अप मींस कैसे बजट में कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज किया गया है आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल से थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कम फोकस कर रही थी गवर्नमेंट। पहले कोविड के बाद ह्यूज फोकस वाज पुट ऑन कैपेक्स बजट 2021, 22, 23। फिर 24 और 25 के बजट में थोड़ा सा रुक गए थे और अब हमने फिर से वापस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया। ह्यूज अमाउंट हैज़ बीन laid down for capital expenditure in the budget। ठीक है, कस्टम ड्यूटी चेंजेस, कस्टम ड्यूटीज में और कस्टम ड्यूटी नॉर्म्स में काफी ज्यादा चेंज है। यहाँ देखो, कस्टम प्रोसीजर्स टू गेट सिंपलर, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स प्लस चेंजेस इन द कस्टम ड्यूटीज, ये भी मैं आप बताऊंगा और बेसिक्स भी बताऊंगा कि कस्टम ड्यूटीज होती क्या है। ठीक है, स्टेट्स डेवोल्यूशन एट 41%, सदर्न साउथ शेयर अप मीन्स फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन 16 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया। और उसके बाद स्टेट्स को अब कितना परसेंटेज ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस जो है वो दिया जाएगा, 41% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। ठीक है, और क्या क्राइटेरियाज रखे गए, कैसे वो चेंज्ड हैं 15 फाइनेंस कमीशन से, वो सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू गेट न्यू स्कीम्स, नई स्कीम्स बजट में बताई गई हैं लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो कैसे वो हेल्प करेंगी इन दोनों सेक्टर्स को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हैंड आउट्स अ मिक्स्ड बैग फॉर कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स मींस मार्केट्स विच डील इन द कैपिटल एसेट्स, जैसे बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, ठीक है, स्वैप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में क्या इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में एक मिक्स्ड बैग दिया है। ठीक है, कैसे रैशनलाइज किया है और कैसे इंक्रीजिंग लिमिट फॉर द नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ओके, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मींस गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ाया है वो कैसे फोकस करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर सेट फॉर अ सी चेंज, क्या चेंजेस आने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, बजट पिचेस फॉर माइक्रो स्टेबिलिटी, मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी लाने के लिए, नॉट माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे चीज़ों पे, इंडिविजुअलिस्टिक सेक्टर्स पे नहीं, ओवरऑल इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ये बजट का मेन फोकस है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हैं। और टैक्स हॉलीडे फॉर डेटा सेंटर्स एंथुसियास्ट आईटी बिजनेस लीडर्स। ठीक है, आईटी बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करेगा इंडिया में या फिर डेटा सेंटर्स में, एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स में जो भी इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, उनके लिए टैक्स हॉलीडे 20 ईयर्स का अनाउंस कर दिया गया टिल 2047। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। अब मैं पहले कोशिश करूंगा, ये वाला क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें पहले मैं बेसिक्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद जितने भी बेसिक्स इन आर्टिकल्स में यूज होंगे वो सारे डिस्कस करूंगा और फिर आर्टिकल्स डिस्कस होंगे। ठीक है, चलो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ डिस्कशन on budget through news articles and this will be part 1. I will also bring a video that is part 2 of this video. ठीक है, this will be one of the most important videos. It is not feasible to read each and every part of the budget. Summary and misleading videos are also there, so many misleading videos, but this video along with the newspaper analysis will do the things for you which are required for UPSC. I will also bring a separate detailed discussion on budget, but first I will analyze it through newspapers. Okay, so union budget of India. Okay, basically ये union budget जो है, there is no such term in the कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है एक टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टर्म है वो मेंशन्ड है आर्टिकल 112 में, 112 फॉर द सेंटर एंड 202 फॉर स्टेट्स। आर्टिकल 202 फॉर स्टेट्स, स्टेट्स के लिए आर्टिकल 202 में ये कहते हैं। ठीक है, सेंटर के लिए क्या कहते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 112 क्या कहता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू कॉज the annual financial statement to be laid down before the parliament for every financial year. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक ईयर जिसका फिक्सेशन हुआ है हमारी कंट्री में 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, इसलिए हम हमेशा जब भी फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं तो हम 2 साल मेंशन करते हैं। हम मेंशन करते हैं जैसे अभी 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर है। क्यों? क्योंकि 3 क्वार्टर्स इसमें होंगे और 1 क्वार्टर इसमें होगा। 3 क्वार्टर्स यहां और 1 क्वार्टर यहां। 1 क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ओके, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर। ये तो हो गए 1 साल में। नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गए क्वार्टर नंबर 4th। ठीक है, अब ये जो
बजट का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल प्रिपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोडल एजेंसी कौन है? देयर इज वन डिवीजन दैट इज कॉल्ड बजट डिवीजन, इन विच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये है नोडल एजेंसीज जो बजट की प्रिपरेशन के साथ और बजट के रोल आउट और बजट का डिस्कशन जो है ये कराते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, बजट का एस्टिमेशन कैसे होता है? सबसे पहले जो साल आने वाला है उसके लिए आप क्या लेते हो, हर डिपार्टमेंट से, हर मिनिस्ट्री से एस्टिमेट्स लेते हो, दे आर कॉल्ड बजटरी एस्टिमेट्स या बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, आपको कितना खर्चा करना है या कितना खर्चा करना चाहते हो। हर मिनिस्ट्री सबमिट करती है ये बजटरी एस्टिमेट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर कंसोलिडेट करके, तो वो एलोकेशन कितना होगा वो बाद में बजट जब टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में तब पता चलता है कितना एलोकेट हुआ। ठीक है, पहले तो एस्टिमेट्स आते हैं। ठीक है, जब 2 क्वार्टर्स गुजर जाते हैं 2 क्वार्टर्स गुजरने के बाद थर्ड क्वार्टर में जितना एस्टिमेट आपने बजट के लिए दिया था कि हमें इतना पैसा चाहिए, ठीक है, अब 2 क्वार्टर्स गुजरने के बाद आपको आइडिया हो जाता है हमने इतना मांगा था, इतना मिला था और उसमें से हम इतना एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। अब हम और एक्सपेंडिचर कितना कर पाएंगे, उसके लिए हमें एडिशनल फंड्स रिक्वायर हैं या हमको कुछ फंड सरेंडर करने पड़ेंगे, तो आप एक एस्टिमेट्स का फिर से रिवीजन करते हो। तो आफ्टर Q2 यू गेट्स वन मोर एस्टिमेट दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, और जब 3 क्वार्टर से ज्यादा का टाइम स्पेंड हो जाता है, 4th क्वार्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो आते हैं फिर प्रोविजनल एक्चुअल्स। प्रोविजनल एक्चुअल्स मींस अब इस पिछले साल में एक्चुअली कितना एक्सपेंडिचर आपने खर्चा किया। ठीक है, तो ये एस्टिमेट्स आर फॉर द एनस्यूइंग ईयर जो आने वाला साल है, और ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आर फॉर द करंट ईयर जो साल जा रहा है, जो साल चल रहा है, और एक्चुअल्स आर ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 3 साल का जो एस्टिमेशन है वो यूज किया जाता है बजट के टाइम पे। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बजट के साथ और प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में? ठीक है, पहले तो हम करते हैं बजट के साथ में एक अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमको आने वाले साल के लिए होना है। ठीक है, दैट इज एनस्यूइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हमको बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स विच इज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट फॉर द एनस्यूइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक हो गया। उसके बाद आप देते हो एक और चीज दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द करंट ईयर। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द करंट ईयर ये भी प्रेजेंट होता है बजट के साथ। और होता है प्रोविजनल एक्चुअल्स ऑफ द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका। ठीक है, ये तो मेन 3 डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा एक होता है फाइनेंस बिल जिसमें आप सारे रिसीट प्रपोजल्स लिखते हो, टैक्स कितना रहेगा, टैक्सेशन कैसे होगा, कौन से टैक्सेशन चेंज होंगे, जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अभी चेंज हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अगर चेंज होता तो वो फाइनेंस बिल का होता। इनकम टैक्स स्लैब्स में इस बार कोई चेंज नहीं हुआ, अगर होता तो वो भी फाइनेंस बिल का पार्ट होता। फाइनेंस बिल लीगलाइजेस द रिसीट साइड ऑफ द बजट। जब ये पास होगा इट विल बिकम फाइनेंस एक्ट और उसी हिसाब से फिर पैसा वसूल किया जाएगा अलग अलग एंटिटीज से। ठीक है, उसके बाद होता है एक एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल जिसको आप एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी कहते हैं कि कितना पैसा हमको खर्चा करना है, कहां से खर्चा करना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकालना है, उसमें से चार्ज एक्सपेंडिचर कितना, अनचार्ज एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा, ये सारी चीजें आप किसमें देते हो, एप्रोप्रिएशन बिल में। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन बिल आपकी जो है कौन सी साइड को लीगलाइज करता है, इट लीगलाइजेस योर एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट। ठीक है, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट भी आप देते हो बजट के साथ। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट देते हो मतलब कि आपका क्या पॉलिसी रहने वाला है अगले पूरे 1 साल में, आप डेफिसिट टारगेट क्या कर रहे हो, लैंडिंग बोरोइंग टारगेट कितना कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी देते हो उसमें, और मीडियम टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क कम से कम 3 से 5 या 7 साल तक के लिए भी फ्रेमवर्क बताते हो कि आगे स्ट्रेटेजी आपका क्या रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर बजट मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंडिचर कितना करना है, रिसीव बजट मतलब कितना रिसीव करोगे। ठीक है, और एक मेमोरेंडम भी देते हो जो एक्सप्लेन करता है बजट के सारे प्रोविजंस को। फाइनेंस बिल में जितने भी प्रोविजंस है उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक और डॉक्यूमेंट देते हो दैट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। ठीक है, और फिर जिन जिन चीजों को आपने मॉनिटर करना है ऑन आउटपुट्स एंड आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड आउटकम बजट। मॉनिटरेबल टारगेट्स किस किस चीज में कितना आपने अचीव करना है। जैसे जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुआ था, पीएमजेडीवाई स्कीम, उसमें मॉनिटरेबल टारगेट ये था कि 7.5 करोड़ जो है बेनिफिशियरीज को हमको सबसे पहले बेनिफिट पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर वो 15 करोड़ के लिए रिवाइज किया गया था। ठीक है,
उसके बाद बजट जो पिछला चला गया उसमें क्या क्या आपने अनाउंसमेंट्स की थी और उनका इंप्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है, ये एक स्टेटमेंट भी है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट, ये एक स्टेटमेंट भी बजट के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, ये तो हो गया बेसिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते। बजट के कितने पार्ट्स होते हैं, बजट का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बजट आपको मैंने पहले ही बता दिया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब बजट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। ठीक है, वर्ड रेवेन्यू कभी भी याद रखना, ये इनकम नहीं डिनोट करता। हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है। इनकम नहीं होता रेवेन्यू का मतलब। रेवेन्यू का मतलब होता है ऐसा इनकम या एक्सपेंडिचर जिससे हम कोई एसेट ना क्रिएट कर रहे हैं, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एसेट बढ़ना कम होना इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लायबिलिटीज का बढ़ना या कम होना इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे ही कैपिटल बजट में ऐसी रिसीट्स या ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनसे हमारा एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसको कहते हैं कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे थोड़ा सा एग्जांपल बता दूंगा। रेवेन्यू बजट में दो किस्म की चीजें होती है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? सबसे पहले वो रिसीट्स जो हम रिसीव तो करते हैं लेकिन हमारी रीपेमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती और उससे हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। जैसे मैं आपको बताऊंगा टैक्स रेवेन्यू। इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं विदाउट एनी क्विड प्रो क्वो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। जीएसटी फर्म्स देती हैं गवर्नमेंट को, उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स मींस जो रिसीट्स आपको मिल रही हैं आपको वापस कुछ पेमेंट पे नहीं करना। मान लो आपने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, आपने लोन दे रखा है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही है जितना है, लायबिलिटी तो दूसरे के ऊपर जितनी लायबिलिटी आपकी है वो है, लायबिलिटी चेंज नहीं हुई लेकिन सिर्फ आपको अर्निंग आई उससे, तो दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट या फाइन्स, चालान्स एटसेट्रा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स का याद रखना, ये वो रिसीट्स है, ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट के पास आता है लेकिन इससे एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी सेम चीज है। एक्सपेंडिचर तो आप करते हो लेकिन ना कुछ उससे आप एसेट क्रिएट करते हो ना कोई लायबिलिटी कम करते हो। अगर लोन का प्रिंसिपल अमाउंट किसी को वापस पे कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा ही नहीं। लोन के ऊपर इंटरेस्ट अगर वापस कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, एक्सपेंडिचर तो वो है लेकिन क्या उससे आपका लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम हुआ? नहीं हुआ। जब प्रिंसिपल अमाउंट कम करने लगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। क्यों? क्योंकि उससे लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो ना तो हमारा एसेट इंक्रीज करता है, एसेट्स जितने गवर्नमेंट के हैं वो इंक्रीज नहीं होंगे, या हमारी लायबिलिटी भी कोई रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, इसमें मतलब एसेट लायबिलिटी, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? जैसे सैलरीज देते हैं हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ठीक है, या जो मीटिंग्स के लिए हम फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सपेंडिचर्स करते हैं, ट्रैवल टिकट्स जो करते हैं हम अपने जो भी बड़े डेलीगेट्स हैं, डिग्निटरीज हैं अब्रॉड, जो ट्रैवल टिकट्स होती हैं उससे कोई एसेट लायबिलिटी तो जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी तरह अच्छा, रेवेन्यू रिसीट्स में मैंने बता दिया आपको दो किस्म का, एक टैक्स रेवेन्यू हो गया और एक दूसरा क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसी तरह कैपिटल बजट में दो चीजें होती है, एक तो हो गया कैपिटल रिसीट्स। वो रिसीट्स जो जब आपको मिले या तो आपका लायबिलिटी बढ़े या तो आपका एसेट कम हो। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आपने कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें से पैसा वापस विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास एक एसेट था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अब आपने वो बेच दिया तो आप पैसा तो वसूल किया आपने लेकिन आपका एक एसेट कम हो गया। दूसरा, सपोज आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट वो आपका किसी के ऊपर है, आपने लोन दे रखा है किसी को, अब वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर रहे हो, पैसा तो आ रहा है आपका लेकिन एट द सेम टाइम आपका लोन जो था उसके ऊपर वो एसेट था, वो आपको अर्निंग दे रहा था, वो लोन जो है वो भी कम हो गया। ठीक है, या अगर आपने कोई ऐसा पैसा उसूल किया है कि आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, मान लो आपने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, अब लोन में पैसा तो मिला, रिसीट तो वो है लेकिन रीपेमेंट की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो हर वो रिसीट जिससे या तो रिडक्शन इन एसेट हो गवर्नमेंट के लिए या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी हो, ऐसी हर रिसीट को आप कहते हो क्या? कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब कैपिटल रिसीट कुछ ऐसी है जिनसे हमारे ऊपर डेट चढ़ता है, दे आर कॉल्ड एज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। जैसे हमने लोन लिया, पैसा तो मिला लेकिन लायबिलिटी भी बनी, डेट भी क्रिएट हुआ। ठीक है, दूसरी हो गई नॉन डेट क्रिएटिंग, जैसे हमने कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को डिसइन्वेस्टमेंट करा, बेच दिया, उसका पैसा रिसीव किया, हमारे ऊपर लायबिलिटी तो नहीं बनी लेकिन हमारा एसेट कम हो गया, इसलिए इसको कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर
जो आपके एसेट्स को इंक्रीज करे। कोई नया एसेट आप बना लो, कोई बिल्डिंग में आपने खर्चा कर लिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग कोई बना ली बहुत बड़ी और बाद में उसको रेंटल पे दे दिया, या आपने क्या कर दिया, किसी को लोन दे दिया, लोन दिया, खर्चा तो हुआ, पैसा तो गया, लेकिन वो लोन उनके ऊपर आपका एसेट है। अब आपके वो उस लोन से क्या मिलेगा, अर्निंग, इंटरेस्ट के फॉर्म में अर्निंग मिलेगी, तो वो आपका एसेट है, ठीक है। या फिर आपकी लायबिलिटी को कम करे, सपोज आपने लोन का रीपेमेंट करा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आपने रीपेमेंट करा, तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट इंक्रीज करे या लायबिलिटी रिड्यूस करे, इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वर्ड कैपिटल जो है ना, वर्ड इन्वेस्टमेंट से है, ठीक है। तो जो भी आप एक्सपेंडिचर करो जिससे आपका इन्वेस्टमेंट हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे आपको रिटर्न मिलने का चांस है कल को, ठीक है। और ऐसी हर रिसीट जिसमें आप अपना कोई एसेट लूज करो या आप अपनी कोई लायबिलिटी क्रिएट कर लो, बोरो कर लिया किसी से, लायबिलिटी क्रिएट कर ली, तो पैसा तो मिला, रिसीट तो वो है, पर वो कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि वो आप दूसरे की इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर, ठीक हो गया। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये अब ये टर्म्स आपको यूज होने वाली है, ठीक है। सबसे अच्छा एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा क्यों होता है? क्योंकि ये एसेट्स क्रिएट करता है और इकोनॉमी का फ्यूचर पोटेंशियल बढ़ाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बजट में कैपेक्स को बहुत ज्यादा स्केल अप किया। कितना स्केल अप किया? 12.2 लाख करोड़ हैज बीन पुट इन टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां कहां हमने किया है? हमको फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमको ग्लोबल मार्केट्स के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तभी जाके हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वहां से क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री में। तो ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात की गई है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात की है, और अपनी कंट्री में खुद कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा करने की बात की गई है, ठीक है। अब एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का एम क्या है? व्हाट इज द एम? कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इसका एम यह है कि हम अपनी कंट्री में क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव पोटेंशियल इकोनॉमी में क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। और उस जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने की वजह से हमको काफी सारे लोगों को जॉब देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, काफी ज्यादा हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है इसमें बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा किस चीज की बात हुई है इसमें? इसके अलावा नेक्स्ट जो बातें हुई है मैं अगले पेज पे लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा इसी आर्टिकल से, ठीक है। दूसरी चीज जो है, इंडिया को क्या कहा है कि ग्लोबल मार्केट्स के साथ हमको इकट्ठे रहना है, ठीक है। अब और क्या अनाउंसमेंट है इस बजट में? इस बजट में कई सारी कस्टम ड्यूटीज जो है वो रिड्यूस की जा रही है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी जो है वो क्या की जा रही है, रिड्यूस की जा रही है। कस्टम ड्यूटी सबसे पहले क्या होता है? कस्टम ड्यूटी होता है जब कोई हमारी कंट्री में, कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब हमारी कंट्री में कोई बंदा कोई दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, जब वो हमारी कंट्री को एंटर करेगी जिस भी पोर्ट पे, जिस भी ट्रेडिंग पॉइंट पे, वहां पे उसको एक्स्ट्रा हम टैक्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को बेसिकली एक और दूसरा नाम है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी जब हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब इससे क्या होगा, इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कुछ इंपोर्ट्स जो है वो चीपर हो जाएंगे, कुछ इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमने कुछ कस्टम ड्यूटीज क्या की है, इंक्रीज भी करी है, तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉस्टली भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो है मोस्टली इनपुट्स पे और क्रिटिकल मिनरल्स पे हमने किया है, इनपुट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पे। इस चीज की वजह से कई सारे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जब इंपोर्टेड कमोडिटीज सस्ती हो जाएंगी हमारी कंट्री में तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का क्या होगा। लेकिन हमको ये अब कस्टम नॉर्म्स को ईज करने की जरूरत इसलिए है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम कस्टम ड्यूटीज को रिडक्शन करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उस इंपोर्ट तो चीपर हो जाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा बूस्ट होंगे, एक्सपोर्ट्स विल ऑल्सो बी बूस्टेड, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बूस्ट भी मिलेगा। अब मेनली कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम एक्सपोर्ट बूस्ट करना चाहते हैं? मैरीन, लेदर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स या एनर्जी ट्रांजिशन को स्पीड अप करने के लिए ये चीजें अच्छी हैं, ठीक है। और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बजट ने अनाउंस किए, ठीक है। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां? कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, कि हम जो है खूब सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वी विल ऑल्सो बी इन्वेस्टिंग मोर, ठीक है। उसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट टैक्स में कोई भी चेंज नहीं आया। डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स जो पिछले साल वाले थे वही रहेंगे। मतलब 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, इनफैक्ट 12,75,000 तक, क्योंकि 75,000 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पिछले साल के बजट में था, तो 12,75,000 तक आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा। अच्छा, ये क्यों किया था पिछले साल? ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे और वो एक्सपेंडिचर्स करें। एक्सपेंडिचर्स करने की वजह से क्या होगा, या सेविंग्स करें, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा। लेकिन पिछले साल इसका रिजल्ट तो नहीं मिले हमें, लेकिन इस साल हो सकता है कि डायरेक्ट टैक्स नॉर्म्स को सिमिलर रखने की वजह से थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। ठीक है, अब पहले जो हमने बजट एस्टिमेट में बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कितना बताया था? पहले बताया था हमने, देखो यहां पे मैं बताता हूं, 2025-26 के मैं दो एस्टिमेट्स बताऊंगा। बजट एस्टिमेट्स में हमने कितना बताया और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में हमने कितना बताया। बजट एस्टिमेट्स में हमने कहा था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 11.2 लाख करोड़ का। कितना करेंगे? 11.2 लाख करोड़ का। ठीक है, लेकिन फिर हमने एक्चुअली कितना किया? एक्चुअल एस्टिमेट्स में हमने थोड़ा कम कर दिया, इट वाज 10.9 लाख करोड़। और 2026-27 बजट में हमने इसको इंक्रीज कर दिया और हमने कितना कहा कि हम कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर अब करने वाले हैं? इट इज अराउंड हाउ मच? 12.2 लाख करोड़। 12.2 लाख करोड़। ठीक है, अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो करीब करीब 12 से 15% का इंक्रीज है इसमें। ठीक है, 12 से 15% का इंक्रीज है। ठीक है, हमने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की बात की। ठीक है, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये क्या करेगा? ये हमारा ग्रोथ को पुश करेगा। किसके लिए? हमको विकसित भारत की तरफ, एक हमारा स्ट्रेटेजी है इंडिया, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत। इट इज अलाइंड विद आवर विकसित भारत स्ट्रेटेजी बाय 2047। ठीक है, तो इसके अलाइनमेंट में हमने क्या किया, इस बार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को खूब ज्यादा पुश दे दिया। ठीक है, ग्रोथ मोमेंटम को इससे पुश मिलेगा। ठीक है, अब सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमको कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लेने पड़ेंगे। एनवायरनमेंट को भी ईज करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को, जैसे कस्टम से हमने किया है, कस्टम वाला आर्टिकल आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है। ठीक है, इसलिए हमने बजट में इस बार हमारा जो बजट स्टार्ट हुआ, जब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच स्टार्ट हुई, तो हमने कहा वी आर प्लानिंग इट ऑन 3 कर्तव्यास। ठीक है, व्हाट आर कर्तव्य? कर्तव्य हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है जिसको हम उर्दू में फर्ज बोलते हैं। ठीक है, 3 कर्तव्य हमने रखे। पहला कर्तव्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और सस्टेन करना। कर्तव्य 1, कर्तव्य 2 एंड कर्तव्य 3। कर्तव्य 1, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ पेस एंड सस्टेन इट। इसको इंक्रीज करना और सस्टेन करना, ये पहला कर्तव्य है। ठीक है, इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हम पेस देंगे उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, तो इससे हम ग्लोबल लेवल पे जो वॉलेटिलिटी है उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा कर्तव्य क्या है कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है। ठीक है, दूसरा इज कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एटसेट्रा। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग से क्या होगा? उनका एस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल होंगी। एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को फुलफिल करना, ये दूसरा कर्तव्य है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर फैमिली, हर कम्युनिटी, हर रीजन और हर सेक्टर को अच्छे रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, एक्सेस टू क्रेडिट प्रोवाइड करना, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ताकि वो मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर पाए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया दूसरा कर्तव्य। और तीसरा कर्तव्य क्या है? तीसरा कर्तव्य क्या है कि रीजनल एंड कम्युनिटी बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, इक्विटी इन द बजट, इक्विटी इन द बजट, इनइक्वालिटीज को कम करना, इक्विटी इन द इकोनॉमी, इनइक्वालिटीज को कम करना। कौन सी इनइक्वालिटीज को कम करना? ठीक है, इनइक्वालिटीज जैसे कि कैसे फार्मर की इनकम को बढ़ाया जाए, इनकम इनइक्वालिटीज कम कैसे की जाए, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है,
इंडिया के जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग मींस स्पेशली एबल्ड लोग, ठीक है, और वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएं लाइवलीहुड की, ठीक है, और कैसे उनका ट्रेनिंग हाई क्वालिटी, उनकी हाई क्वालिटी डिवाइसेस प्रोवाइड की जाए, हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड की जाए, मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर को कैसे जो है बूस्ट अप किया जाए, उससे इनइक्वालिटीज रिड्यूस होंगी और इक्विटी जस्टिस प्रमोट होगा, ठीक है। सेकंड कर्तव्य में मैंने आपको क्या बताया कि सर्विस सेक्टर, सॉरी, सेकंड कर्तव्य जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्लस सर्विस सेक्टर बूस्ट, सर्विस सेक्टर को कैसे बूस्टअप किया जाए, ठीक है। अब सर्विस सेक्टर को कैसे बूस्टअप किया जाएगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किलिंग वर्कफोर्स, हेल्थ केयर में, मेडिकल टूरिज्म में, एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, इन सभी चीजों में लोगों को ट्रेन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना उनकी, ठीक है। तो ये 3 कर्तव्य पे हम बात करने जा रहे हैं, और फर्स्ट कर्तव्य जो है इसमें ही सबसे इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट कर्तव्य K1 में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हम कोर 6 एरियाज फोकस करने जा रहे हैं। कितने एरियाज फोकस करने जा रहे हैं? 6 एरियाज, 1 2 3 4 5 एंड 6। कौन कौन से 6 एरियाज हम कर्तव्य 1 में फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना है? स्केल अप करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्केल अप करना है। उसमें एमएसएमईज के लिए भी बूस्ट करने के लिए खूब सारी स्कीम्स जो हैं वो बताई हैं, ठीक है। दूसरा क्या करना है हमको? इंडस्ट्रियल सेक्टर की लेगेसी को रिजुविनेट करना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिजुविनेट करना है, ठीक है। और तीसरा क्या बताया है इसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिजुविनेट करने के बाद क्या बताया है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बूस्ट करके उनको बनाना है चैंपियंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में काफी ज्यादा पुश देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के बाद हमको क्या करना है? लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ओके। उसके एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा, इसके अलावा और क्या चीजें हैं? सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, डेवलपमेंट ऑफ सिटी economic regions in the cities which will be boosting the economies of the city in short run and also whole country in the long run। तो ये 6 पिलर्स हैं हमारे फर्स्ट कर्तव्य इकोनॉमिक ग्रोथ को पेस देने के लिए और सस्टेन करने के लिए। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ज्यादा पुश हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी और उस पर भी बूस्टअप करने की बात जो है इसमें हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट आर्टिकल जो है ये बताता है कि हम कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्केल अप करने जा रहे हैं इस बार की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मैं आपको बताता हूं। द नेक्स्ट आर्टिकल सेज कि हम जो है कस्टम प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। या द नेक्स्ट आर्टिकल इन द बजट सेज कस्टम प्रोसीजर्स विल गेट सिंपलर। पहले कस्टम प्रोसीजर्स को समझो, ठीक है। जब हमने कोई इंपोर्ट करना है, कोई कार्गो आया है, उसकी जल्दी से जल्दी क्लियरेंस देनी है, ठीक है। कई सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग, उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्टेज भी होता है, ठीक है। तो वहां पे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन से कस्टम क्लियरेंसेस का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक सिस्टम लाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम। कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम जो हम अगले 2 साल में क्या करेंगे? रोल आउट करेंगे। उससे क्या मिलेगा हमें? सिंगल इंटीग्रेटेड एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कस्टम प्रोसेसेस को क्या करेगा? ईज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इंपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? जैसे कार्गो क्लियरेंस अप्रूवल्स, ठीक है, सिंगल एंड इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो हम बनाने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, ताकि सभी जो कस्टमर कार्गो क्लियरेंसेस होंगी वो एक जगह से मिलेंगी, ठीक है। अब जो ये वाला बजट है इसने कई सारी बेसिक कस्टम, पहले इसका बेसिक्स कुछ टर्म्स हैं इसमें जो यूज हुई हैं। पहले वो टर्म्स अगर समझोगे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो पहले वो टर्म समझ लो, ठीक है। सबसे पहले एक टर्म है नेशनल क्लैमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। नेशनल क्लैमिटी कंटिजेंट ड्यूटी जो है ये 2001 के बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये एक कस्टम ड्यूटी है, ये एक स्पेशल कस्टम ड्यूटी है जो इंडियन गवर्नमेंट लगाती है कुछ
कमोडिटीज के इंपोर्ट पे, जैसे सिगरेट्स हो गया या टोबैको हो गया, जर्दा सेंटेड टोबैको हो गया, उन पे लगाती है ये वाली ड्यूटी। किसके लिए? ताकि नेशनल इमरजेंसीज में, डिजास्टर के टाइम पे वो पैसा फिर यूज किया जाए। तो ये कहां पे जाता है? इट गोज टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, एनडीआरएफ में कस्टम जो नेशनल क्लेमिटी एंड कंटीजेंट ड्यूटी है वहां सबमिट हो जाती है। ये क्यों यहां पे मैंने पढ़ाया पहले आपको? क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज किया है टोबैको पे, जर्दा सेंटेड टोबैको पे और एलाइड प्रोडक्ट्स पे। ठीक हो गया। दूसरा है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। इस स्कीम्स में क्या होता है कि अगर आप रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हो, उससे कोई ऐसी कमोडिटी बनाने वाले हो जो आपने बाद में एक्सपोर्ट करनी है, तो वो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो उस पर आपको कोई ड्यूटी नहीं पे करना। सो इट इज बेसिकली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखना, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में क्या होता है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ दोज गुड्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड एट द एंड। जब वो बन जाए तो उनको अपने लास्ट पे क्या करना है? दे आर डेस्टाइन्ड फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है। ये एक्सपोर्टर्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करता है, आईजीएसटी भी नहीं लगता, एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी नहीं लगता। इससे क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल आएगा वो आपका सस्ता आएगा। क्यों? क्योंकि आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना, रॉ मटेरियल विल बी चीपर। ओके, चीपर रॉ मटेरियल होगा तो आपकी एक्सपोर्टेड जो कमोडिटी होगी वो भी थोड़ा सस्ती रहेगी, और उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज चाहेंगी कि आपकी वो कमोडिटी उनके पास पहुंचे, तो आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। उससे क्या होगा? आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विल इंक्रीज। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस विल इंक्रीज। ठीक है। तो ये हो गया एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ये याद रखना, ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? सॉरी, ये कौन इंप्लीमेंट करता है? इट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फ्री ट्रेड्स, सॉरी फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फ्री ट्रेड। तो रॉ मटेरियल हो, चाहे कुछ कंपोनेंट्स हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे पैकेजिंग मटेरियल हो, जो भी आपने बाद में इनकॉर्पोरेट करना है उस गुड में, जो आपने बाद में एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और टर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये वो एरियाज हैं जिनको आप कहते हो ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स। क्या कहते हो? ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स। मींस वहां जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहां पे जितना भी इंपोर्ट आपके पास आएगा दैट विल बी ड्यूटी फ्री। ठीक है। और इसको ट्रीट करते हो एज ए फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड। वैसे ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होता है, लेकिन फॉर ट्रेड पर्पज आप इसको फॉरेन टेरिटरी मानते हो, लेकिन आप वहां पे ड्यूटीज नहीं लगाते। मींस जब आपके पास वहां इंपोर्ट कोई भी रिसीव हो, आप वहां पे ड्यूटी नहीं चार्ज करते। लेकिन अब अगर वहां से आप इंपोर्ट करोगे अपनी कंट्री के अंदर किसी भी एरिया में, तो उस एरिया को आप क्या कहोगे? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। क्या कहोगे? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। सपोज लेट अस रफली से, लेट अस सपोज ये इंडिया का जो है, ये इंडिया का मैप जो है, रफ मैप बना रहा हूं। ठीक है। प्लीज पार्डन मी फॉर माई ड्राइंग स्किल्स। ये मैंने रफ मैप बना लिया। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा गुजरात में कांडला पोर्ट जो है, ये क्या है? हमारा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ। ठीक है। समवेयर इन गुजरात द कांडला पोर्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहां पे जो भी इंपोर्ट चीजें आएंगी दे विल बी ड्यूटी फ्री। लेकिन यहां से जब ये अंदर को आएंगी, इसके रेस्पेक्ट में जब आप इंटरनल एरियाज को देखोगे, दीज आर कॉल्ड एज डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज, DTAs। अब यहां से कहीं को भी आप ये कमोडिटी भेजो तो इसके ऊपर आपको यहां पे टैरिफ लगेगा। ठीक है। ये एंटायर ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है इंडिया की डोमेस्टिक टैरिफ एरिया होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। ठीक है। और इसमें जितने भी आप कमोडिटीज भेज रहे हो, ठीक है, जहां पे यहां पे जो है कस्टम्स आपको पे करने पड़ते हैं। कस्टम्स एंड टैक्सेस आर बेसिकली अप्लाइड टू दीज एरियाज। ठीक है। गुड्स सेंट फ्रॉम डोमेस्टिक tariff area to special economic zones are considered as exports, while goods from SEZs to DTA is considered as imports। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अंदर की तरफ, कंट्री की तरफ जितनी भी चीजें आएंगी, इनको कहोगे आप ये यहां से क्या हो रहे हैं? ऐसी यहां से ये हो रहे हैं तो ये इंपोर्ट है, यहां से वापस आ रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट्स है। आपने मान लीजिए दिल्ली से कोई शिपमेंट भेजा और आपने गुजरात कांडला पोर्ट पे भेज दिया, जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है। तो आप ये नहीं कहोगे कि मैंने वहां पे गुड सेल करी है, आपने एक्सपोर्ट करी है, क्योंकि ये बेसिकली इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है फॉर ट्रेड पर्पसेस। ठीक हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है ये कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो कस्टम के लिए बताया, सिंगल विंडो क्लियरेंस और प्रोसेस ऑफ कस्टम्स जो है उसको ईज करने के लिए ये 2 ईयर्स में क्या किया जाएगा? रोल आउट किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल के ऊपर। इस आर्टिकल में क्या कहा कि सबसे पहले कस्टम्स ड्यूटीज जो है कुछ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे क्या कर दी है? बढ़ा दी है, और कुछ रेंज ऑफ
कुछ प्रोडक्ट्स पे कम कर दी गई हैं। अब जो बढ़ाई है वो किस किस चीज पे बढ़ाई है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर बढ़ा दी है कितना, 7.5% तक पहुंचा दिया। पहले कितना था, नील कस्टम ड्यूटी था, ठीक है। अब बढ़ाने की वजह से क्या होगा, इसकी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और इसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। जैसे केमिकल, सोप्स, डिटर्जेंट्स, बैटरीज, तो इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है, जैसे ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका रॉ मटेरियल है ये, तो ये जब कॉस्टली हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी, और बढ़ी भी थोड़ा ज्यादा ही है, 0 से 7.5% तक चली गई है, ठीक है। इसी तरह और भी कई सारी चीज जैसे अम्ब्रेलाज के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्रीज कर दी गई है, सिवाय उनके जो अम्ब्रेलाज आप किसके लिए, गार्डन्स के लिए इंपोर्ट करोगे, एक्सेप्ट गार्डन अम्ब्रेलाज, कस्टम ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड कहां से, पहले 20% थी और अब कितनी हो गई है, फ्रॉम 20% इट हैज बीन इंक्रीज्ड, और अब कितना होगा, 20% ही लगेगी अब भी, या लेकिन 60 रुपए पर पीस, विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर। उसके बाद इससे क्या होगा कि लो प्राइस्ड इंपोर्ट जो है हम कर्व कर पाएंगे, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक अम्ब्रेला प्रोडक्शन है वो ज्यादा फैसिलिटेट हो पाए, ठीक है। और ड्यूरेबल जितनी भी ड्यूटेबल गुड्स है पर्सनल यूज के लिए, मान लो पर्सनल यूज के लिए आप कोई आईफोन इंपोर्ट कराते हो या कोई कार इंपोर्ट कराते हो, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पहले 20% थी, अब 10% है, तो कम किस चीज पे हुई, पर्सनल यूटिलिटी गुड्स के ऊपर, ठीक है। और टोबैको या जर्दा सेंटेड टोबैको, इसके ऊपर नेशनल क्लेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी इंक्रीज की गई 25% से 60% तक, जो कि 1 मई से लागू होगी। तो अब यहां पे आपको समझ में आ गया नेशनल क्लेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी मैंने क्यों पढ़ाया। ये वो ड्यूटी है जो एडिशनल लगाई जाती है किसके ऊपर, जैसे टोबैको या जर्दा सेंटेड टोबैको, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पहले लगती थी 25%, अब लगेगी 60%। एक तो उससे इनका इंपोर्ट भी डिस्करेज होगा, और अगर इंपोर्ट फिर भी कर रहे हैं लोग, तो जो पैसा आएगा वो कहां जमा होगा, वो जमा होगा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में, ताकि डिजास्टर मिटिगेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाए, ठीक है। और 2001 में इंट्रोड्यूस हुई, ये भी याद रखना। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनल क्लेमिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी, नीचे 3 पॉइंट्स दिया होगा इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट ने क्या कहा कि ये जो बजट, इस बार जो बजट कस्टम क्लियरेंसेस, जो कस्टम के नॉर्म्स हैं, ये कंट्री न्यूट्रल है, किसी भी कंट्री को इसने स्पेशल फोकस नहीं किया। लेकिन यूएसए के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स थोड़ा बेटर हो गए, क्योंकि उनको इंडियन मार्केट जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम लगा होने की वजह से वो ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी जिन चीजों पे बढ़ गई, तो वो बेटर हमें वो चीजें क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूएसए से, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर साहिबा का और भी कहना है कि हमने क्या किया है, जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे हैं हम कई सारे इनपुट्स के लिए, तो हमने वो लिमिट बढ़ा दी। पहले अगर हम कुछ थोड़ी सी इनपुट्स जो है ड्यूटी फ्री कर रहे थे, अब हम और ज्यादा जो इनपुट्स होंगे या रॉ मटेरियल्स होंगे, जैसे सी फूड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, हाँ, प्रोसेसिंग सी फूड, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द करंट 1% to 3% ऑफ FOB वैल्यू द प्रीवियस ईयर्स ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट जो है किसके लिए, फाइनल प्रोडक्ट के लिए, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में सुनना, गौर से सुनना, आपने सपोज प्लास्टिक इंपोर्ट किया, आपने बनानी है बकेट, और बकेट को बाद में एक्सपोर्ट करना है, तो जब आपने इंपोर्ट किया अंडर दिस एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, आपने क्या काम किया, प्लास्टिक के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करा, क्यों, क्योंकि आपने वापस ये फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। तो पहले टाइम लिमिट कितनी थी इसमें, पहले इसमें टाइम लिमिट थी 6 मंथ्स। आपने जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, आपने जो प्रोडक्ट रेडी करना है 6 मंथ्स के अंदर रेडी करके एक्सपोर्ट कर देना है। लेकिन अब वो बढ़ा दिया है टाइम लिमिट, कितना कर दिया है, 6 मंथ से वो बढ़ा दिया है कहां तक, 1 ईयर तक। मींस अब रॉ मटेरियल जो आप ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, आपको उसको एक्सपोर्ट करने के लिए 1 साल का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। और किस में, खास करके लेदर में, टेक्सटाइल गारमेंट्स में, या लेदर और सिंथेटिक फुटवेयर एंड अदर लेदर प्रोडक्ट्स में, मोस्टली लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनको खास करके ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस की वजह से खूब ज्यादा हिट हुआ है, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया है कि कंसेशनल ड्यूटीज दी गई हैं ताकि वो अपनी जो कमोडिटीज है उनको इजीली सेल कर सके डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कौन सा होगा, मैंने अभी बताया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से विद इन द कंट्री जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेशन दिया जा रहा है, कंसेशनल ड्यूटी जो है आप लगा सकते हो और कम रेट में जो इजीली आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और अप्रूवल जो रिक्वायर होते हैं क्लियरेंस के टाइम पे, उसके लिए क्या किया हमने, सिंगल एंड इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम ले आएंगे और उससे हमारा इजी प्रोसेसिंग हो जाएगा। और प्रोसेसेस ऑफ क्लियरेंसेस जो हैं खास करके फूड में, ड्रग्स में, प्लांट एंड एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स में, इससे क्या होता है, कम से कम 70% कार्गो जो है वो डिले हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद रेगुलर इंपोर्टर्स को क्या किया जाएगा कि सप्लाई चेन्स जो है उनको जो है हमारी सप्लाई चेन्स के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। रिस्की सिस्टम को रिकॉग्नाइज करते हुए ये सारी क्लियरेंसेस जो हैं, कस्टम क्लियरेंस सिस्टम्स, कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, ताकि जितना भी रिस्क है इंपोर्ट से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड, वो कम से कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये कस्टम्स ड्यूटी है। क्रिटिकल मिनरल्स पे पहले थी 2.5%, अब 0 कर दी गई। रिन्यूएबल एनर्जी पे 7.5% थी, अब 0 कर दी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी पे 7.5% थी, अब 0 कर दी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहले जो एप्लीकेबल थी अब 0 कर दी, ठीक है। सिविल एविएशन पे भी 0 कर दी, डिफेंस सेक्टर में भी 0 कर दी, ड्रग्स में भी 0 कर दी, उसके बाद पर्सनल इंपोर्ट्स में भी 0 कर दी, ठीक है। और हाँ, 1 अप्रैल 2026 के बाद जितना भी पर्सनल इंपोर्ट्स कर रहे थे पहले 20% थी, अब 10% कर दी, ठीक है। तो ये मेजर ड्यूटी चेंजेस है, इनको जस्ट मैंने बता दिया ताकि आपके कानून में पड़ जाए, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप याद आ जाए कि हाँ क्या क्या बताया गया था, उसको एक बार नोट भी कर लेना किसी कॉपी में। ठीक हो गया। स्टेट्स डेवोल्यूशन एट 41%, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है हर साल आर्टिकल 280 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन सेटअप करेगा, जो 5 साल के लिए रिकमेंड करेगा कि कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रिसोर्सेज को ऑगमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए, और दूसरा स्टेट्स को सेंटर से कितना पैसा मिले और कैसे एक्सपेंडिचर्स हो, ठीक है। अभी हमारा टाइम पीरियड जो है वो चल रहा है 16th फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। वो कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक, 31 मार्च 2031 तक, ठीक है। और इट इज हेडेड बाय डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ओके, डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है। ठीक, अब उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया कि हाँ 41%, 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था जाना चाहिए स्टेट्स को, इन्होंने भी कहा 41% ही स्टेट्स को जाना चाहिए। किसका 41%? 41% ऑफ सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, वो टैक्सेस जो सेंटर और स्टेट्स आपस में डिवाइड करते हैं, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। अच्छा, ये डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस जो है पहले कितना होता था? टैक्सेस में से टोटल जो टैक्स रेवेन्यू था उसका कितना होता था डिविजिबल पूल में? जो टोटल टैक्सेस थे उसका डिविजिबल पूल में करीब करीब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नंबर, आई विल जस्ट रिकॉल इट शॉर्टली। या सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस जो थे earlier it was how much? 89.1%। सारे टैक्सेस का 89.1% था सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। लेकिन बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस सेसेस एंड सरचार्जेस, ये कम हो चुका है। अब सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस कितना हो चुका है? कम। ये पहुंच चुका है करीब करीब 74 to 80%। सो मीन्स 9 to 15% जो है इसमें रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंस कमीशन ने कहा कि कोई हमारे पास रीजन नहीं है कि हम इसको कम करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है स्पेस नहीं था हमारे पास कि हम स्टेट्स का शेयर
41% से कम कर सकें। क्यों? क्योंकि सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस ऑलरेडी छोटा हो चुका है। छोटा क्यों हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड वेरियस सेसेस एंड सरचार्जेस। इसलिए मैंने परसों एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे अभी इस समय जो है स्टेट्स सेंटर की तरफ ये देख रही हैं, ताक लगाए बैठी हैं कि कम से कम जो सेसेस एंड सरचार्जेस है उसको डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का पार्ट बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो अब ये 41% जो है स्टेट्स की तरफ जो पैसा जाएगा, इसमें रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो पैसा जाएगा या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो पैसा जाएगा वो भी इसी 41% में इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन इसने भले ही ये चेंज नहीं किया, 41% जो देना है स्टेट्स को अमाउंट सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, इसको वर्टिकल डेवोल्यूशन कहते हैं। वर्टिकल मतलब सेंटर से स्टेट्स की तरफ कितना पैसा डिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, भले ही उसने परसेंटेज चेंज नहीं किया, लेकिन किस क्राइटेरिया पे देंगे वो क्राइटेरिया चेंज किया। 16th फाइनेंस कमीशन हैज रिवाइज्ड द क्राइटेरिया, रिवाइज द क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में क्या चेंज लाया है ये मैं आपको इस पेज पे बताऊंगा और कंपैरिजन में बताऊंगा कि 15th फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया क्या था पैसा डिवॉल्व करने का, और 16th फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया क्या है पैसा डिवॉल्व करने का। आई विल बी गिविंग यू मच डिटेल्स व्हाट वाज द क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया जो थे बेसिकली 16th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन की बहुत अलग हैं दोनों के क्राइटेरिया। नए फॉर्मूले में पहले जो है स्टेट का पॉपुलेशन, स्टेट्स पॉपुलेशन कितना वेटेज देंगे हम पॉपुलेशन को एज ए क्राइटेरिया फॉर डेवोल्यूशन ऑफ फंड। पहले वेटेज कितना था? पहले था 15%। स्टेट की पॉपुलेशन को वेटेज 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला 15% वेटेज देंगे हम स्टेट के पॉपुलेशन को। ठीक है, और अब बढ़ा के कितना कर दिया? 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा वी विल गिव 17.5% वेटेज टू पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और इसी वेटेज को लेकर हम डिवॉल्व करेंगे फंड्स। ठीक है, दूसरा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि एक स्टेट ने कितना सक्सेसफुली बर्थ कंट्रोल किया है, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अब बर्थ कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। पहले था पॉपुलेशन जब एक्सप्लोजन चल रहा था, अब इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारे एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। इसलिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के ऊपर जो प्रीवियस क्राइटेरिया था वो कितना था? 12.5%। पहले कितना क्राइटेरिया था? 12.5% was the weightage given to demographic performance। लेकिन अब बर्थ कंट्रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इसलिए इसको कम कर दिया गया। कितना? 10%। तो इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। आई विल राइट एन एरो ऑल्सो। एरो से याद रहेगा ट्रेंड आपको कि किस क्राइटेरिया का वेटेज बढ़ाया है और किस क्राइटेरिया का घटाया है। ठीक है, तो दूसरा हो गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। आफ्टर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस नेक्स्ट जो है वो है एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, एरिया ऑफ द स्टेट, एरिया वाइज भी देखा जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्टेट, एरिया को कितना वेटेज देंगे जब हम डिसाइड करेंगे कि कितना फंड जो है स्टेट को मिलना चाहिए। तो एरिया के एरिया जो है, एरिया में पहले वेटेज था 15%। ठीक है, ये कुछ ज्यादा था क्योंकि एरिया से फर्क नहीं पड़ता। जब तक ना आप देखोगे पॉपुलेशन कितनी है, स्टेट परफॉर्म कैसा कर रही है। एरिया डिस्क्रिमिनेटरी है, बड़ी स्टेट्स हैं लेकिन हिली स्टेट्स हैं, माउंटेनियस अनइनहिबिटेड एरियाज हैं, लेकिन बिकॉज एरिया ज्यादा है तो उनको ज्यादा फंड्स मिल रहे थे, इसलिए इसको कम कर दिया गया। 15% से इसको कम करके कहां पहुंचा दिया? वेटेज हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। अब कितना कर दिया वेटेज? इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई चांसेस कि इस पे क्वेश्चन आए कि कौन से वेटेज अब फाइनेंस कमीशन ने इंक्रीज किए या डिक्रीज किए, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चौथा क्राइटेरिया क्या है? फॉरेस्ट कवर। चौथा क्राइटेरिया क्या है? फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में कोई चेंज नहीं हुआ। फॉरेस्ट कवर को एक स्टेट का कितना फॉरेस्ट कवर है ये देख के 10% वेटेज दिया जाता था पहले भी, और अब भी दिया जाता था 10%। ठीक है, तो इसमें देयर इज नो चेंज। नो चेंज मीन ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। ठीक है, चौथा क्राइटेरिया हो गया। पांचवा क्राइटेरिया क्या है? स्टेट की पर कैपिटा जीएसडीपी डिफरेंस। पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफरेंस। सिंपली दूसरी भाषा में आप इसको बोलते हो पर कैपिटा इनकम। स्टेट की पर कैपिटा इनकम को कितना क्राइटेरिया, कितनी वेटेज पहले दी जाती थी और अब कितनी दी जाती है? पहले दी जाती थी वेटेज कितना? 45%, अब दी जा रही है 42.5%।
45%। 45% पहले वेटेज थी इसको, और वेटेज अब कम कर दी गई और कितना है 42.5%। ठीक है, क्योंकि ये मिसलीडिंग भी है। पर कैपिटा इनकम कभी इनइक्वालिटी नहीं बताती है। रिच तो होगा कोई तो बहुत रिच होगा, पुअर होगा तो बहुत पुअर होगा, लेकिन एवरेज अच्छी आ जाती है। तो इनइक्वालिटीज नहीं बता पा रही है पर कैपिटा इनकम, इसलिए पर कैपिटा इनकम का वेटेज थोड़ा कम कर दिया गया। ठीक है, अब ये इनकम डिफरेंस क्या मतलब है? डिफरेंस का मतलब है एक स्टेट की पर कैपिटा इनकम मान लेते हैं 1,000 रुपए है, और जहां हाईएस्ट स्टेट है उसकी पर कैपिटा इनकम 1 लाख है या 100,000 है। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 99,000 का। ठीक है, तो 99% दूर है ये रिचेस्ट स्टेट से जहां हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। तो ये इनकम डिस्टेंस, इसको इनकम डिस्टेंस भी कहते हैं। पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना डिस्टेंस है आपका एक स्टेट का। ठीक है, अब बिकॉज बर्थ कंट्रोल में सदर्न स्टेट्स का परफॉर्मेंस यहां पे बहुत अच्छा है, सदर्न स्टेट्स का परफॉर्मेंस यहां भी बहुत अच्छा है, और सदर्न स्टेट्स का परफॉर्मेंस यहां भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हालांकि एरिया और पॉपुलेशन में नॉर्दर्न स्टेट्स ज्यादा अच्छी है, बिहार यूपी ये ज्यादा बेटर है, लेकिन सदर्न स्टेट्स का एरिया और पॉपुलेशन में भले परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन इन एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसलिए सदर्न स्टेट्स का जो है वो क्या हुआ इस समय, एलोकेशन अंडर द फाइनेंस कमीशन हैज इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस फॉरेस्ट कवर में, पर कैपिटा डिफरेंस में, और सॉरी इनकम डिस्टेंस में, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे, ये चीजों पे वो स्टेट्स अच्छी हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का बढ़ाया गया, ठीक है, कर्नाटका का भी बढ़ाया गया, केरला का भी, तमिलनाडु का भी, तेलंगाना का भी, सबका बढ़ गया सदर्न स्टेट्स का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पॉइंट ये नहीं है कि कितना बढ़ा, नंबर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना इतनी परसेंटेज मुझे नहीं लगता याद रखने की जरूरत है। ठीक हो गया? सो दिस वाज अबाउट हाउ फाइनेंस कमीशंस डेवोल्यूशन हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, फॉर द सदर्न स्टेट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, टैक्स हॉलिडे फॉर डेटा सेंटर्स। पहले समझो टैक्स हॉलिडे क्या होता है। टैक्स हॉलिडे एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता। टैक्स हॉलिडे इज अ टेम्पररी सस्पेंशन और रिडक्शन इन सर्टेन टैक्सेस एम्ड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। मेनली लोग यहां आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आए कंट्री के अंदर, तो फॉरेनर्स को हम टैक्स हॉलिडे कर रहे हैं। खास करके आईटी सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज यहां आएंगी उनको हम टैक्स हॉलिडे देंगे। ठीक है, और उनके लिए हम जो है और ज्यादा ईज करेंगे नॉर्म्स में। कोई भी कंपनी जब इन्वेस्ट करती है किसी कंट्री में, अगर वो कंट्री उसको फेवर्स देती है नॉर्म्स में ईज करके और कई सारी फैसिलिटेशन देती है, तो उसको कहते हैं सेफ हार्बर। सेफ हार्बर एक लीगल प्रोविजन है, ठीक है, जो नॉर्मल लीगल हर्डल्स को या रेगुलेटरी हर्डल्स को कम करती है, ताकि कई सारी कंडीशंस जो अगर वो नॉर्मल कंडीशन कोई फॉरेन इन्वेस्टिंग कंपनी मीट कर रही है, तो हम अच्छी टेक्निकल जो हर्डल्स हैं उनको उनमें उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो सेफ हार्बर, पहले की कोई कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती, अगर उसका टर्नओवर 300 करोड़ से कम होता, तो वो एलिजिबल थी सेफ हार्बर डिक्लेयर होने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमने बढ़ा दिया, अगर कोई कंपनी 2000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करे तो हम उसको सेफ हार्बर अभी भी डिक्लेयर करेंगे और उसको जो भी फैसिलिटेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा, टैक्स हॉलिडे हमने किस किस सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया? टैक्स हॉलिडे मेनली फॉरेन कंपनीज जो डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश करेंगी इंडिया के अंदर, डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, डेटा के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड जो है वो कितना बढ़ा दिया है हमने? सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड मींस अगर कोई कंपनी अप टू ₹2000 भी 2000 करोड़ भी इन्वेस्ट कर रही है, उसको भी हम सेफ हार्बर में सेफ हार्बर के प्रोविजन के थ्रू रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अर्लियर इट वाज हाउ मच? ₹300 करोड़ ओनली। मींस इससे ज्यादा ऊपर अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसको हम सेफ हार्बर प्रोविजंस के थ्रू रिलैक्सेशंस नहीं दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हमारे यहाँ पे जो भी इंट्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से हम क्या उनको हम क्या करेंगे? टैक्स हॉलिडे उनके लिए भी है। आईटी बिजनेस लीडर बनने के लिए, आईटी बिजनेस सेक्टर में अगर हमको लीडर बनना है, और जितने भी आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है रेगुलेटरी क्लैरिटी लाने के लिए। रेगुलेटरी क्लैरिटी जब आती है तो फॉरेनर्स डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक कंट्री के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि यहां पे स्पेसिफिक सेफ हार्बर भी दिया हुआ है। स्पेसिफिक सेफ हार्बर, अ लीगल प्रोविजन और रेगुलेशन दैट रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स लायबिलिटी, पेनल्टीज और टैक्सेस
स्क्रूटिनी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस प्रोवाइडेड दे मीट स्पेसिफिक प्री डिफाइंड कंडीशन। ठीक हो गया। तो इससे इस सब से हम क्या करना चाहते हैं, इस सब से हम करना ये चाहते हैं कि जब ग्लोबल टेक्नोलॉजी जब ग्लोबल ट्रेड जो है इस समय गुजर रहा है किससे, VUCA, ये एक्रोनिम याद रखना, VUCA से गुजर रहा है। मींस वोलेटिलिटी है इसमें, अनसर्टेनिटी भी है इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी भी है और एम्बिग्विटी भी है। ऐसी सिचुएशन में जब हम इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि सबसे पहले टैक्स कोई नहीं लगाएंगे, हम टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर कर रहे हैं 20 साल के लिए अप टू 2047, ठीक है। प्लस हम जो सेफ हार्बर का जो थ्रेशोल्ड है वो भी हमने इंक्रीज कर दिया। तो कंपनीज को पता चला कि रेगुलेटरी क्लैरिटी जो है इंडिया में, इससे क्या आएगा, हमारी जो AI एनेबल्ड इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी टेल विंड है। टेल विंड मैंने पहले भी बताया आपको, ये टर्म है जैसे एरोप्लेन जिस डायरेक्शन में टेक ऑफ करने जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन से विंड भी आ रही है तो फर्दर एक्स्ट्रा पुश देगा, दैट इज कॉल्ड टेल विंड। जो चीज रेजिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड हेडविंड्स। ट्रम्प के टैरिफ्स ग्लोबल ट्रेड में हेडविंड्स है इस वक्त, ठीक है। तो टेल विंड्स की तरह ये एक्ट करेंगी और इससे डिसाइसिव सिग्नल जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, और वो क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए टैक्स हॉलीडे अनाउंस किया गया IT और बिजनेस सेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया बेसिक्स, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं, खास करके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कौन कौन सी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और देन रूरल एनर्जी कॉर्पोरेशन, ठीक है, सॉरी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन किसकी है, इट इज ए सब्सिडरी, ये एक सब्सिडरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, किसकी, इट इज ए सब्सिडरी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC। ये क्या करते हैं, लोन देते हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, स्मॉल ये लेंडिंग करते हैं एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ शायद जाने वाले हैं हम ज्यादा, और फर्दर प्राइवेटाइजेशन। वैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा हम एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं जो बैंक्स के लिए देखेगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बैंक्स को फ्लरिश करें हम। आज की डेट में बैंक्स की सिचुएशन बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि प्रॉफिटेबल है मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स। हिस्टोरिक प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अचीव की है बैंक्स ने पिछले 1 साल में। इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी मींस लोन्स जो है वो प्रॉपरली रिटर्न्स भी दे रहे हैं। मैंने आपको एक दिन पहले बताया नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेस देन 2% हो चुके हैं बैंक्स के, ठीक है। और जो रूरल एरियाज की कवरेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का कहना है 98% जो है बैंक ब्रांचेस जो है वो रूरल एरियाज में भी पर्कुलेट हो चुकी हैं। तो अब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ, स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हैं। अब प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए फर्दर बैंकिंग सेक्टर को, तो प्राइवेट बैंक्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि प्रॉफिट के लिए प्राइवेट बैंक्स काम करते हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग नहीं करेंगे और उसके बाद वो रूरल क्रेडिट नहीं देंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए भी अगर चाहें हम तो काफी सारे प्रोविजंस रख सकते हैं, जो कमेटी बैठेगी जब उसका रिकमेंडेशन आएगा तो हम देखेंगे। तो ये अच्छा, दूसरा ये रिस्ट्रक्चर करना है हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो लोन्स देती हैं एनर्जी सेक्टर्स में, उनको, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी जो है बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इससे क्या होगा कि ये जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है या फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, अगर इनकी हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो आज की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जिनका काम लेंडिंग होता है, सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज नहीं देती है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन और फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो ये करंट सिनेरियो जो है, करंट जो वर्किंग है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके साथ अलाइन हो जाएंगे अगर इनका रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। ठीक हो गया। लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, इनमें नई स्कीम्स आने वाली हैं, ठीक है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इनमें, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, एपरल्स हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हो गया। ये हालांकि काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से पिछले 2 सालों में, लेकिन इसमें बजट में उनको खूब सारा बूस्ट दिया है। सबसे पहले आप देखोगे बूस्ट कैसे दिया गया, टेक्सटाइल सेक्टर जो है, टेक्सटाइल सेक्टर, उसमें बजटरी एलोकेशन इंक्रीज कर दिया, उसमें इंक्रीज बाय 25%। पहले का जो बजटरी एलोकेशन था उसका 25% जो है वो इंक्रीज कर दिया बजटरी एलोकेशन 2025-26 में। एमएसएमई सेक्टर में जितना एलोकेशन है वो 100% इंक्रीज कर दिया। एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में 100% इंक्रीज कर दिया, किसमें, एलोकेशन ऑफ फंड्स में, जितना पहले था उसका डबल कर दिया गया, ठीक है।
और टेक्सटाइल एक्सपेंशन और एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की जा रही है, ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम. This is going to be introduced to modernize the traditional clusters of textile और मशीनरी टेक्नोलॉजी में उसको खूब सारा सपोर्ट देने के लिए, ठीक है. उसके बाद नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम. This program is going to be launched and also this will ensure support to weavers, artisans. It will be in line with the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative. ठीक है, it will be a part of हैंडलूम्स के लिए अलग है, देन महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव. दिस विल बी बूस्ट टू खादी इंडस्ट्री, खादी सेक्टर, ठीक है, हैंडलूम सेक्टर एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर. ओके, देन देयर इज ऑल्सो वन मोर दैट इज कॉल्ड एज टेक्सटाइल टैक्स इको इनिशिएटिव. टैक्स इको इनिशिएटिव. Tax Eco Initiative will promote globally the competitive and sustainable textiles. Get the point? Then also construction and infrastructure of equipment के लिए भी एक स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट हो सके, ठीक है. 10,000 करोड़ अगले 5 साल में हम देने जा रहे हैं कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए. 10,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग. दिस इज इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, ठीक है. तो कई सारी चीजें जो है, नेशनल फाइबर स्कीम जो है वो भी उसको भी बूस्ट दिया जाएगा, नेशनल फाइबर स्कीम को भी, ठीक है. और रिजुविनेशन ऑफ लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, उसके लिए भी हमने काफी ज्यादा जो है पॉइंट्स रखे हैं, रिजुविनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, ठीक है. तो उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है हमारा जहां पे हम बिड्स रिसीव करते हैं, किससे, रॉ मटेरियल सप्लायर से, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस, जेम. जेम पोर्टल को हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास एक और पोर्टल है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि इससे हम ईज करेंगे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट का. पैसा जो लेन देन का मामला है ट्रांजैक्शन सेटलमेंट का, वो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे जेम प्लेटफॉर्म को ट्रेड्स के साथ, वो ज्यादा बेटर वे में हो जाएगा, ठीक हो गया. फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. कैपिटल मार्केट जो होती है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसमें, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, इन सब में, ठीक है. तो कैपिटल मार्केट में 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक है. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या करता है, बहुत सारे एसेट्स खरीद लिए, जैसे ही थोड़ा सा फ्लक्चुएशन प्राइस में आ गया, प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तुरंत बेच दिया, ठीक है. उससे क्या होगा, जो छोटे से फ्लक्चुएशन से वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो प्रॉफिट सेव कर लेगा. ऐसी टेक्निक को मार्केट में क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग. जो छोटी छोटी फ्लक्चुएशन से, छोटे छोटे मूव से बेनिफिट लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग. लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रमोट नहीं करती. फंड्स आता है कैपिटल मार्केट में, इन्वेस्ट होने से पहले ही वो फंड विड्रॉ भी हो जाता है. तो ये जो है शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टर्स के लिए, इस फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि जो भी सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट्स में वो करेंगे या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करेंगे, उसके लिए हमने क्या कर दिया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, ये वो टैक्स होता है जो आपको पे करना पड़ता है जब आप सिक्योरिटी सेल करते हो. आपने कोई सिक्योरिटी बाई की, उसका जब सेल की, उसको कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. ये कितना था पहले, 0.02% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है. और अब इसको 150% बढ़ाया गया, 150% बढ़ा के कितना कर दिया, 0.05%. सो पहला प्रोविजन ये है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ये बढ़ा दिया गया. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जब वो प्रॉफिट्स गेन करेंगे. तो छोटा प्रॉफिट भी गेन करेंगे तो भी थोड़ा सा अमाउंट टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा. इससे उनको डिस्करेजमेंट होगी. और जो ब्रोकर्स ये फैसिलिटेट करते हैं, जैसे ग्रो इज अ ब्रोकर, एंजल वन इज अ ब्रोकर, ठीक है. जो ब्रोकर्स हैं बीच में जो फैसिलिटेट करते हैं बाय एंड सेल का, ठीक है, तो उनको जो है थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा ताकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के साथ एडजस्ट कर पाए इन्वेस्टर्स. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उससे थोड़ा डिस्करेज होगी. लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की तरफ जाएंगे, ठीक है. और ब्रोकर्स को थोड़ा सा ज्यादा लॉस होगा
क्योंकि उनको थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट मार्जिन कम करनी पड़ेंगी ताकि वो ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट कर पड़े, ठीक कर पाए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन फी कमीशन जो है उनका, उससे उनको कम करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब ये जो एक और बजट में एक और प्रोविजन है, देखो एक मैं अगले पेज पे आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है। देखो ये मान लीजिए कंपनी ए है, ठीक है। कंपनी ए ने अपने शेयर्स सेल करे, क्या करे? शेयर्स सेल करे। सेल किसको करे? राम, एक बंदा है जिसका नाम राम है, राम को कंपनी ने शेयर सेल करे। राम अब कंपनी को वापस सेल नहीं कर सकता जब तक कंपनी खुद खरीदना वापस ना चाहे, ठीक है। तो राम को आगे दूसरे बंदे को शाम को बेच सकती है, ठीक है। राम शाम को सेल कर सकता है, कंपनी को तब वापस कर सकता है जब कंपनी अनाउंस करे क्या, कि हम अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हैं। जब कंपनी अनाउंस करे ए बायबैक, कंपनी ने जब बायबैक अनाउंस करा तब शाम जो है वो वापस कंपनी को शेयर सेल कर सकता है। पहले जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती थी, अच्छा कंपनी बायबैक कब अनाउंस करेगी? जब उसका प्रॉफिट में चल रहा हो या जब लॉस में चल रहा हो। लॉस में कोई भी कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदना नहीं चाहेगी। जब अच्छा प्रॉफिट जा रहा हो, पॉजिटिव सेंटिमेंट हो, तो वो बायबैक करना चाहेंगी। जब वो बायबैक करती थी पहले, तो वो ओनर को मिलता था इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो लगता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इस बजट ने कहा कि कंपनी का जो बायबैक होगा ये इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिविडेंड एनी मोर। वट विल इट बी ट्रीटेड देन? इसको हम डिविडेंड नहीं ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे कैपिटल गेन, कि कंपनी के अपने शेयर्स थे जो पहले सस्ते थे अब महंगे हो गए, तो इससे क्या जो बायबैक विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, नॉट एज डिविडेंड। ओके, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मींस एसेट की वैल्यू पहले कम थी, अब उसकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना है, सीजीटी। कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि 20% के रेट पे होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो 12.5% के रेट पे देना होता है। तो अब जो कंपनी अगर बायबैक ऑफ शेयर्स करेगी तो उसको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए 20% और लॉन्ग टर्म के लिए 12.5%। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज 12.5%, सॉरी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज 20%, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनीज को टैक्स पे करना, ये डिस्करेज करेगा बायबैक, और इन्वेस्टर्स फर्दर क्या कर पाएंगे, आपस में ही बाय एंड शेयर, सेल ऑफ शेयर्स कर पाएंगे, ठीक है। और यही एप्लीकेबल होगा डेरिवेटिव्स के ऊपर भी, नॉट ओनली शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बट डेरिवेटिव्स भी। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है, मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, ये दोनों क्या करते हैं? एक्चुअली कमोडिटीज नहीं सेल करते, ये सेल करते हैं एक एग्रीमेंट। क्या सेल करते हैं? एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट की वैल्यू किससे होगी? इसके अंडरलाइंग में इस एग्रीमेंट की वैल्यू बिकॉज ऑफ कोई अंडरलाइंग एसेट होगा, कोई करेंसी का वैल्यू होगा, कोई फॉरेक्स का वैल्यू होगा, निफ्टी का इंडेक्स का वैल्यू होगा, या फिर कोई एसेट्स, कोई शेयर्स का वैल्यू होगा। तो डेरिवेटिव्स आर बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रादर दे आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी अपनी वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू डिराइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट्स से, जैसे स्टॉक हो, बॉन्ड हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, इंटरेस्ट रेट हो, या मार्केट का कोई इंडेक्स हो, उससे उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इन डेरिवेटिव्स में जब आप ट्रेड करते हो, आप एक्चुअली क्या करते हो? आप एक्चुअली कमोडिटी सेल नहीं करते, आप एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उन कमोडिटी से या उन शेयर्स से या उस करेंसी से होती है, ठीक है। अब सेल तो इमीडिएट ओवर द काउंटर सेल भी हो सकता है, या फिर आप फ्यूचर डेट एंड प्राइस फिक्स कर लेते हो। जब फ्यूचर डेट एंड प्राइस फिक्स करते हो तो ऐसी ट्रेडिंग को फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। फ्यूचर में जब आपने बोल दिया मैं आज के बाद 3 साल बाद ये चीज इतने में इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा, अब आपको वो खरीदनी ही खरीदनी है, दिस इज फ्यूचर। ऑप्शन में क्या होता है? आपने एग्रीमेंट तो किया, लेकिन आपके पास राइट है खरीदने का, ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट मींस आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ऑप्शंस क्रिएट ओनली राइट टू purchase or right to sell in a future date at a predetermined rate, whereas options create a liability or obligation to sell or purchase at a future date or future liability, ठीक है। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में स्पेक्युलेटिव प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर लोग क्या करते हैं? बेट करते हैं और वहां से प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। यहां पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का भी डेफिनेशन मैंने दिया है, जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर पे करते हैं जब ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे। उसके बाद ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइजिंग एंड ऑप्शन, ये क्या चीज होती है, ठीक है। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने एक ऑप्शन जो है उसके ऊपर बेट लगा दिया कि मुझे ये खरीदना है। फ्यूचर डेट पे
इस ऑप्शन इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो 50 लाख है, तो मैं 50 लाख पे इसको खरीदूंगा, ठीक है। आज से 20 या 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, कोई फ्यूचर डेट आपने डिटरमाइन कर ली, ठीक है। जब आपने ये एग्रीमेंट में एंटर करना है उस टाइम पे आपने एक अमाउंट पे करना है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम वो पेमेंट जो आप तब करते हो जब आप क्या करते हो, ऑप्शन में जब एंटर होते हो, ऑप्शन की ट्रांजैक्शन में जब एंटर होते हो, जब आप वो राइट ले रहे हो एक्वायर करने का, उस वक्त पे करते हो। एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन मींस एक्चुअली क्या आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो उस ऑप्शन को बाद में, जब अकेले आपने राइट ले रखा है, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन। इन दोनों के ऊपर जो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, और उसको भी जो है अभी बढ़ाया गया है, ठीक है। वो अगले आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या चीजें चेंज की हैं इस वक्त, मिक्स्ड बैग ऑफ कैपिटल मार्केट। एक तरफ से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया, इसी की वजह से आपने देखा होगा कल स्टॉक मार्केट अचानक से क्या हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म एक डिफिकल्टी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी जगह दूसरी, ऑन द अदर हैंड, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज के लिए इन्वेस्टमेंट जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दिया गया, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, ठीक है। और उसके अलावा और क्या किया गया, टैक्सेशन जो है बाईबैक ऑफ शेयर्स पे रैशनलाइजेशन कर दिया। बाईबैक को अब हम क्या ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको डिविडेंड ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल गेन, ठीक है। ये दूसरा रिफॉर्म है। तीसरा रिफॉर्म है बॉन्ड मार्केट में डेप्थ इंड्यूस करना, ठीक है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मैंने आपको बता दिया, वो कितना था पहले, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पहले कितना था, इट वाज 0.2%, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 0.5%, 150% इंक्रीज। प्लीज रिमेंबर दिस ट्रेंड, ठीक है। दूसरा, ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पीरियड पे भी आप क्या करते थे, एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते थे। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एट ऑप्शन प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, इस पे आप कितना पे कर रहे थे, इट वाज ओनली 0, ऑप्शन प्रीमियम पे कितना था, ऑप्शन प्रीमियम पे आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 0.15%, कितना पे करना पड़ेगा, 0.15%, ठीक है। और पहले कितना पे कर रहे थे आप, सिर्फ 0.1%, ठीक है। तो 50% इसमें इंक्रीज हुआ, ठीक है। और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन पे जब आप एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन करते थे तो कितना टैक्स आपको पे करना पड़ता था, अगेन अर्लियर इट वाज 0.1%, और अब कितना पे करना पड़ेगा आपको, 0.125, तो 25% इसमें भी इंक्रीज हुआ। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन पे 25% इंक्रीज इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ऑप्शन प्रीमियम पे 50% इंक्रीज, और ओवरऑल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे इट इज 150% इंक्रीज। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, एनआरआईज के लिए जो लिमिट इंक्रीज की गई है, ठीक है, एनआरआईज के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। और 5% पहले जो एनआरआईज थे उनको क्या कहते हैं, पीपल रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उस स्कीम के अंडर वो क्या कर सकते थे, 5% under this scheme from 5% to 10% with overall investment limit 24% from the current 10%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो कर रहे थे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वो कितना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे पहले, ओनली 5% ऑफ दियर टोटल इन्वेस्टमेंट, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया 10%, किस में कर दिया, 10% में। और इंडिविजुअल जो टोटल स्टॉक मार्केट है हमारा, उसका 10% इन्वेस्टमेंट कर सकते थे एनआरआईज, लेकिन अब बढ़ा के 24% कर दिया, मींस 24% जो है इन्वेस्टमेंट वो एनआरआईज का हो सकता है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल मार्केट में जो है एक मिक्स्ड बैग मिला बजट की तरफ से। अच्छा, बजट ने ओवरऑल फोकस किस पे किया, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, जैसे कैपेक्स को बढ़ाना, की सेक्टर जैसे एमएसएमई, टेक्सटाइल, एपरल्स, गारमेंट्स, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया। अब वो सारी चीजें जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई उसका क्रक्स इस आर्टिकल में बताया गया, ठीक है। कैपेक्स को पब्लिक सेक्टर्स में कैसे करना है, ठीक है। 3-4 साल के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बाद अब जो है 2 साल बीच में पॉज आया था, अब फिर से हमने क्या किया, कैपेक्स को और ज्यादा ये फोकस किया, ठीक है। और डेरिवेटिव्स में टैक्सेस जो है वो हमने बढ़ा दिए। दिस इज द ओवरऑल। अभी मैंने बजट का आधा डिस्कस किया है, आज के 24 आर्टिकल्स थे न्यूज़पेपर में बजट के ऊपर, ठीक है। तो आई कुड डिस्कस ओनली दिस मच, ठीक है। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन बाय जो लोग इस के एंड तक पहुंचेंगे दे विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आई विल डिस्कस फर्दर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।